सर कल इलेक्शन ही हुए हैं, मतलब 102 सीटों पे चुनाव हुए हैं कल, तो क्या लग रहा है कि इसमें बीजेपी को पूरा समर्थन मिल रहा है इसमें कल? देखो जी, बीजेपी का ऐसा है समर्थन, जो वोटिंग अब की बार जो हुई है जी जी 78% हुई है जी टोटल वोटिंग। जी। उसके अंदर कहने का मतलब ये है कि अब कितने आ सकते हैं, अभी रुझान के हिसाब से जो रुझान बता रहा है, रुझान के हिसाब से बीजेपी कम से कम भी तो 40 से ऊपर सीटें लेके जाएगी। जी। ऐसा क्यों? क्योंकि बीजेपी ने भी बोला कि अब की बार 400 बार, तो आप बता रहे हैं कि 40 से ऊपर लेके जाएगी सीट। यार 40, मैं कह रहा हूँ 40 से ऊपर, मतलब माना जाए तो। लेकिन अब अगर पूरा सबका रुझान आ जाता है, सारी पार्टियां लगी पड़ी है, कांग्रेस भी है, बीसीएम भी है, सारी पार्टियां जो लगी हुई हैं। साउथ का भी क्योंकि फैक्टर माना जाता है, साउथ में बहुत बीजेपी को टक्कर मिल रहा है इस दफा। बिल्कुल, साउथ के अंदर बहुत ज्यादा टक्कर मिल रही है, और उस टक्कर का नतीजा क्या होगा, जो काम किए होंगे, जो अगर मैंने आपके लिए कोई भलाई की है तो आप ये सोचोगे नहीं यार मोदी जी ने ये काम किया था। ये थोड़ी कि साल में एक बार वहां गए और नहा के डुबकी लगा के वापिस आ गए, तो ये काम नहीं। पार्टी के अंदर जिन पार्टियों ने काम किया होगा गांव लेवल से लेके छोटे लेवल तक, वो पार्टी आएगी, और जो नहीं किया होगा वो नहीं आएगी। आपका कहना ये है? बिल्कुल हाँ, मेरा कहना यही है कि जिस पार्टियों ने काम किया है, देखो ममता बनर्जी भी है और भी है, सारे ही हैं, लेकिन जब 4 आदमियों में टक्कर होती है तो उसमें से सिर्फ 2 ही पार्टी रह जाती हैं, एक कांग्रेस और एक बीजेपी, है ना, 2 ही पार्टी हैं। तो दोनों में अगर मान लो तीसरी पार्टी है, तो तीसरी पार्टी अगर कम है तो वो समर्थन दे देगी उसको, किसको? कांग्रेस को। वो समर्थन ऑटोमेटिकली आ जाएगा, तो बीजेपी अकेली रह जाएगी अगर वो सपोर्ट में चलती है। वो किसी का सपोर्ट नहीं, वो तो निर्दलीय है। तो जो बीजेपी है वो अगर अपने दम पर ले आती है, अकेले चुनाव लड़े अपने दम पे, तो जीत जाएगी। बिल्कुल 100% जीतेगी। और जो विपक्ष में जो पार्टी है वो सपोर्ट करेंगे, मतलब रीजनल पार्टी वहाँ नेशनल पार्टी को सपोर्ट करेगी, तो इससे जीतने का चांस बनेगा। ये मेरी बात सुनिए सर, अब मैं छोटा सा क्वेश्चन ये बोलूंगा कि किसी के दिल की, इंसान के मन की बात नहीं जानता कोई इंसान। अब ये चाचा है, मान लो सपोज करो ये वोट डालते हैं, बीजेपी को डालते हैं या कांग्रेस को डालते हैं या आम पार्टी को डालते हैं, ये इनके मन की बात है। अगर मैंने इनके लिए कुछ भला किया होगा तो ये वोट देंगे उसको, जो इनका मन और दिल कहेगा कि नहीं यार। लेकिन ये है मेहनत मजदूर वाले आदमी, शाम को रोज बनाना खाना, रिक्शा, जो भी मतलब वटेवर काम करते हैं। लेकिन कहने का मतलब यह है कि आज की डेट में इंसान जो है सिर्फ महंगाई, बेरोजगारी और इसी चीज से ही है, बाकी और कुछ नहीं। ये जो चीजें ना इंसान, लेकिन बीजेपी के ही प्रवक्ता और वहाँ के नेता ही कहते हैं कि जब कमाई बढ़ेगी तो महंगाई भी बढ़ेगी। यार जब महंगाई बढ़ेगी तो उसके साथ काम भी तो, रोजगार भी तो बढ़ना चाहिए। रोजगार के ऊपर स्टेप उठाएगा ना। आज वो तो कहते हैं कि लिखा जो आदमी है वो बेरोजगार है, और यहाँ पे दिल्ली में क्या है, यहाँ पे यह है कि बेरोजगारी तो है, मतलब है ही है, लेकिन काम भी है। अगर काम करने वाला ढूंढेगा तो काम भी मिलेगा। बट यह है कि आजकल जो है आदमी सोचता पढ़े लिखे होने के बाद चल यार मैं दुकान पे काम कर लेता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ, मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स का काम सीख लेता हूँ, मोबाइल ठीक करना सीख लेता हूँ, क्योंकि उसे अपना घर चलाना है। मजबूरी में रिक्शा भी चलाएगा, कुछ भी करेगा, गुरुद्वारे में लंगर भी खाएगा। आपने दिल्ली की बात की है, अभी दिल्ली में 7 लोकसभा सीट है। दिल्ली में आपको क्या लग रहा है कि 7 की 7 लोकसभा सीट बीजेपी जीत रही है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जीत रही है? जी, तीनों पार्टियों में टक्कर है। पहली चीज तो बीजेपी वो अकेली है, वो किसी के बलबूते पे है नहीं। और ये जो सारे गठबंधन जो इंडिया का है, आम पार्टी, इसका आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, ये सब समर्थन में अगर आते हैं तो बीजेपी को बहुत ज्यादा तगड़ी चोट मिलेगी, ये 100% है। क्योंकि दिल्ली में इंडिया गठबंधन है। दिल्ली में गठबंधन 3 और 4 का फॉर्मूला अपनाया गया, 3 कांग्रेस 4 आम आदमी पार्टी। देखो ये तो लोगों के ऊपर समर्थन पे डिपेंड करता है, जिसने कार्य किए होंगे। लोगों को अगर मन से लगेगा नहीं है इंसान ने अच्छा काम किया था तो वोट वो उसी को देंगे, नहीं तो वोट कुछ नहीं है। आजकल राजनीति सिर्फ 3 चीजों पर चलती है, खर्चा, चर्चा और पर्चा। जो करेगा खर्चा, अब मैं भाई साहब की दिहाड़ी खराब करके झंडा लेके भी चल भाई, ये कहेगा भाई मैं क्यों आऊं। शाम को भाई साहब के बुरा ना मानना, 1000 रुपए मैं देता हूँ, 1000 रुपए ले लो, मैं एक बना लेता हूँ रजिस्टर, और शाम को इनको खाना पीना रहना, मतलब सब कुछ जुगाड़ बना के, तो ये मेरे पास खुशी रहेंगे भाई, मैं 10 आदमी और लेके आऊंगा, तो डेली ये घूमेंगे। वही जो सच्चाई बात है, अपनी दिहाड़ी काम छोड़ के क्यों आएगा? जब इसको कुछ मिल ही नहीं रहा क्यों आएगा? ये जब तक कुछ मिलेगा नहीं तो ऐसे आएगा नहीं बंदा, नहीं आएगा। क्यों आएगा? नहीं आएगा, वो नहीं आएगा ना। अपना काम छोड़ के, अपनी छुट्टी करके, अपनी दिहाड़ी करा करके क्यों आएगा? राजनीति मैंने आपको बोला 3 चीजों पे चलती है, खर्चा, चर्चा और पर्चा। सर क्या लग रहा है कि इस दफा रोजगार और इनका मुद्दा सबसे बड़ा होगा, रोजगार का इस दफा 2024 के इलेक्शन में? रोजगार हो गया, रोजगार है यार, उसके बाद क्या, रोजगार तो है ही। रोजगार के भाई साहब बोले पढ़े लिखों को भी रोजगार नहीं मिल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं, देखो रोजगार सबके पास है, जो करेगा, जो कामयाब होगा वो रोजगार मिलेगा। रोजगार पता किसको नहीं है?
एक राहुल गांधी के पास उसकी रोजगारी छीनने वाले, क्यों? उसको डर है। अब ये बेचारे चांदनी चौक में घूमोगे, रोजगार यहाँ नहीं मिलता भाई साहब। आप कहीं जाओगे, मेहनत करोगे। अभी थोड़ी देर पहले एक भाई मिले थे, वो बोले मेरे पास मैं जॉब 4 जगह ले, वहाँ एक्सपीरियंस मांग रहे हैं 2 साल का, इसलिए मेरी जॉब नहीं लग रही है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पहले आप एक्सपीरियंस लो तो सही कहीं से, तभी तो जॉब मिलेगी आपको। भाई कहीं भी अगर मुझे किसी जगह में काम भी करता हूँ, जब मैं कोई काम सीखूंगा तो उसके बेसिस पे मुझे आगे सैलरी दी जाती है। अब मैं जो सोचूंगा मैं कुछ करूंगा नहीं, वो मुझे सीधे शेफ बना दे या मुझे आगे कोई बड़ी पोस्ट पे, ये चीज नहीं होती। मतलब वो चाह रहे हैं कि सीधा डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्टली सही। नहीं, ऐसा तो किसी सरकार में नहीं हो सकता। ठीक है, पिछली सरकार से इस सरकार में बहुत अच्छे काम हुए हैं, हमारे हिसाब से बहुत बढ़िया काम किए, क्योंकि सरकार ने। लेकिन एक वर्ग ऐसा है, युवा वर्ग, जो अभी भी परेशानी है, वो कभी इधर जा रहे हैं कभी इधर जा रहे हैं, वो सोच नहीं पा रहे अभी। वो कोई युवा नहीं, वो राहुल गांधी के युवा, वो परेशान ही रहेंगे। वो चाहे कोई सी भी सरकार आ जाएगी तब भी परेशान रहेंगे। और राहुल गांधी के रोजगार के सुनो, राहुल गांधी सुनो, भाई साहब बोल रहे हैं किसान भी परेशान है। वो सुनो, ड्राइवर भी परेशान है, ड्राइवर भी परेशान है। अगर मेरी बात सुनो, ड्राइवर के पास 8 लाख रुपए हो तो ड्राइवरी क्यों करेगा भाई? वो अपनी को दुकानदारी करेगा। पहले तो भाई को ये पता है, जिस बात की बात कर रहा है कानून पास हुआ नहीं है। ठीक है, जिस बात की बात कर रहा है ये अभी पास नहीं हुआ भाई, आप भी ठीक है। और भाई देखो, आज ड्राइवरों की तनख्वाह मैं बताऊँ आपको भाई, 2010 में ड्राइवरों को तनख्वाह 9,000 8,000 रुपए सैलरी मिलती थी। आज की डेट में अगर ड्राइवर 22,000 से लेकर 35-40,000 तक ड्राइवर कमा रहा है। ठीक है ना। और मुद्दे की बात ये है, अब ये तो इनका काम है। अब किसान वाली बात रही, जो किसान ऐसा नहीं, किसान पंजाब का ही नहीं है। देखो हिमाचल का भी किसान, यूपी का भी किसान है, वेस्टर्न यूपी का भी किसान है, जो इस मुद्दे में आए नहीं। किसान को धार से कुचला, किसानों को कुचला गया। अब इनको किसने कुचला? और फिर कुचलने के बाद उसे लोकसभा का फिर प्रत्याशी बना दिया, टोंजी को फिर प्रत्याशी बना दिया। एक वरुण गांधी पीलीभीत से सांसद, मौजूदा सांसद, एक उनका टिकट ही काट दिया गया। किसानों के बारे में वो कुछ सच बोल गए थे, सही बोल गए थे अपनी पार्टी के खिलाफ, उनका टिकट काट दिया। और जो अपनी थार से कुचल रहा है और उसे टिकट दे रहे हैं, किसानों को मार रहे हैं, उसे ले जाके टिकट दे रहे हैं। अब की बार देखा गया कि बीजेपी में जितने भी ऑपोजिशन के जो भी पार्टी के जो नेता सब, जो मजबूत कैंडिडेट, उन्हीं को टिकट दिया जाए, ना कि उनकी पार्टी के टिकट दिया जाए। जितिन प्रसाद जो एक कांग्रेस पार्टी छोड़ के बीजेपी में आए, और वरुण गांधी का काट के जितिन प्रसाद को टिकट दिया, ये कहाँ का न्याय है? ये मैं मोदी जी से पूछना चाह रहा हूँ, ये कहाँ का न्याय है? पहले दिल्ली में कितने गवर्नमेंट सेक्टर थे, आज की डेट में सारे गवर्नमेंट सेक्टर प्राइवेट कर दिए गए। मैं खुद गवर्नमेंट सर्वेंट आदमी हूँ, 1,14,000 रुपए पर मंथ मेरी सैलरी है। मैं खुद जानता हूँ कि सारे डिपार्टमेंट, दिल्ली जल बोर्ड हो चाहे देशू था, जितने भी डिपार्टमेंट सबका प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया, प्राइवेट सेक्टर करा दिया गया, बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर कर दिया गया। नहीं, एम्प्लॉयमेंट सन 2000 से नहीं आई किसी, और इतनी सीटें खाली पड़ी हैं। ये पढ़े लिखे हैं, ड्राइवर की नौकरी कर सकते थे। मेरे खुद के साथ के दोस्त हैं जो ड्राइवरी कर रहे हैं डिपार्टमेंटों में सरकारी, उनकी सैलरी अच्छी है। जीपीएफ कर्मचारी, गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड, रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगी, जीपीएफ, छुट्टियां वुट्टियां, ग्रेजुएटी सब मिलेगा। लेकिन आज की डेट में प्राइवेट आदमी अगर ड्राइवर है तो ये भाई साहब बता रहे 35 से 40 हजार रुपए, अगर उसने 20,000 रुपए मिल रहे हैं तो उसको रात दिन की ड्यूटी मिल जाएगी। बैरिकेड लगाने की क्या जरूरत थी? हिंदुस्तान है, वो हिंदुस्तान में आ रहे हैं। तुम्हारा क्या कहना है? पिछली बार सुनो, मेरी बात सुनो भाई, तुम्हारा क्या मैंने सुनो, आप सुनने की क्षमता रखेंगे, प्रॉब्लम तो यही है। पिछली बार गेट खोला था, लाल किले पे चढ़ गए थे, आपको पता हो तो शायद, वही किसान थे वो, उनको क्या करा? मतलब तुम्हारा क्या, पहले लाल किला टुड़वा दे फिर सजा दे उनको दोबारा? भाई साहब किसान हट जाए, ये अपनी तरफ से मत बोलो, किसी राजनीति मत करो। वही सरकार हमें खाने को नहीं देती है, क्या बात बोल रहे हो? वही कांग्रेस देगी या बीजेपी देगी हमको? एक सवाल है भाई से, मेरा एक सवाल है, अब मैं भी नहीं हूँ राजनीति में, भाई से मेरा एक सवाल है, वो जहाँ पे धार से किसानों को कुचला गया वो ठीक है, टोनी ने धार से कुचला, क्यों क्रिमिनली सांसद को क्यों दोबारा टिकट दिया गया? ऐसा नहीं हो सकता ये टिकट काट दिया जाए इस दफा? पक्षपात नहीं होगा, ये गलत है, ये गलत है, गलत है भाई, बिल्कुल इस चीज को मैं सपोर्ट नहीं करूंगा। आज देखो नहीं भाई, ये नहीं बोलूंगा सारे काम गलत, ये जो गलत है वो गलत है। भाई से मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, सन 2014 से पहले हम और आप हिंदू और मुसलमान, यानी मैं मुसलमान, आप हिंदू, आज से पहले कभी ये बोला था कि भाई थोड़ा दूर हटना, जरा पास में आना?
भाई एक ही थाली में खाते थे। मैं बताऊं पहले सुनो अभी देखा जा रहा है ये 2014 के बाद हिंदू और मुस्लिम सबसे बड़ा मुद्दा उठ के आ रहा है अभी, क्योंकि लोग नफरत में बढ़ चुके हैं। ऐसा है, मैं भाई को नहीं पूछा कैसे, उस मुस्लिम कम्युनिटी ऐसी है जो खुद को बदनाम करवा चुकी है। लेकिन कुछ है ना, तो कुछ के चक्कर में पूरा मुस्लिम समाज क्यों है इसमें? सुनो, एक अभी मैं ये कह दूंगा इनको भारत माता की जय बोलो, ये नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे? इन्होंने बोल दिया। एक सवाल ये उठ रहा, आपने बोल दिया भारत माता की जय बोले तो ठीक है, अब भाई साहब बोलेंगे आप अल्लाह अकबर बोलिए तो आप बोलेंगे? भारत माता की जय अलग है, अल्लाह अकबर अलग है। नहीं, फिर ये मुद्दा ये उठ के आता है ना, लोग यही बोलते हैं ना, फिर आगे लोग का यही बात है। टॉपिक दोनों अलग है। जी। मैं नहीं बोलूंगा ये बात, हर जगह देखो कहीं पथराव करते हैं, कहीं कुछ करते हैं, इसलिए वो मुस्लिम कम्युनिटी कुछ लोगों की अल्लाह अकबर एक अपना धर्म है। और हाँ, ये राम राम बोले वो एक अलग चीज है। भारत माता की जय, वो तो हम भारत में रह रहे हैं, भारत के वासी हैं और यहीं जिएंगे, यहीं मरेंगे, यहाँ की मिट्टी में दफन होंगे। और यहाँ के हमारे जो बड़े बड़े पहले के जो थे, सबने यहाँ बुजुर्गों ने हमारे कितने बलिदान नहीं दिए। अब्दुल हमीद कौन थे? अब्दुल हमीद में सैनिक थे जिन्होंने पाकिस्तान के बहुत सारे टैंकों को उड़ाया था। और अफजल अंसारी के नाना कौन थे? अफजल अंसारी के नाना, वो भी एक शहीद क्रांतिकारी सिपाही थे। उस्मान कौन थे? शहीद हुए थे, नौशेरा की लड़ाई में शहीद हुए थे। उनको हम सारा सपोर्ट करते। तो मैं इनसे नहीं, अब अब्दुल कलाम, अफजल गलत था तो हम भी आज आतंकवादी अभी यहाँ पर आता है। मैं इससे नहीं कह रहा हूँ, अभी यहाँ आगे आता है और बम रख के जा रहा है। वो ये देखेगा मुसलमान मर रहा है, हिंदू मर रहा है, कौन मरेगा? भाई हैं पास में खड़े, वो तो ये देखेगा कि भारत में मर रहे लोग। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और ना ही वो एक भारत माता की जय कहने पर जो बुराई मानता होगा, मुसलमान होगा, वो होगा। हम नहीं मानते, इस बात से हमें कोई अपराध नहीं है, ना आपत्ति है हमें। हम हाँ बस एक ये, मैं बचपन से अपने गांव, मेरे बाबा के दोस्त थे और आज उनके बच्चे मेरी दोस्ती है। उनके घर में होली खेलने जाते, दिवाली खेलने जाते थे 14 से पहले। अब उनमें भी हमें 1970 से पहले और अब तक हमारा बहुत मेल जुलाप था। 14 के बाद खिंचाव तनाव हो रहा है, वो क्यों हो रहा है मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। और बताइए, हमारे पापा सुनो ये जो बात कर रहे हैं, सुनो जो ये हिंदू मुस्लिम वाली बात कर रहे हैं, भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है, आपकी सोच है। और मोदी जी ने धर्म की राजनीति में राहुल गांधी ने सबसे ज्यादा ये उत्पात मचाया हुआ, आप मान लो, ठीक है। बीजेपी कर रही है नहीं, लेकिन मुद्दा ये है, एक मिनट, लेकिन देखा जा रहा है कि लोगों का भी कहना है कि 2014 के बाद ही ये उठ रहा है हिंदू मुस्लिम का, उससे पहले का नहीं इतना था, नॉर्मली था। मोदी जी की कोई सुनो, मोदी जी की कोई, अरे मोदी जी की कोई भी स्पीच ऐसे दिखाते हैं कि उन्होंने कोई हिंदू मुस्लिम किया हो। उन्होंने सब योजना दी, हिंदू को भी दी, मुसलमान को भी दी। राहुल गांधी की ऐसी स्पीच है जो हम लोगों के लिए बहुत खतरनाक चीज राहुल गांधी ने बोली है। इनको ये पूछो मोदी ने कब हिंदू मुस्लिम। एक सवाल मेरे मन में ये उठ रहा है उस टाइम से कि अभी आपने बताया कि देश को खतरा है, लेकिन कंगना रनौत ने ये कैसे कह दिया कि हम 2014 के बाद आजाद हुए, उनको टिकट भी दे दिया गया। तो क्या बीजेपी ने मतलब कुछ ऐसा मुद्दा उठाया फिर उनको टिकट दे दिया गया? इसमें सोचने की भी बात है। इस बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, इस बारे में नॉलेज। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि हम 2014 के बाद आजाद हुए, ना कि 1947 में हम आजाद हुए। भाजपा इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। भाजपा का एक प्रत्याशी नहीं है ऐसा जैसा कंगना रनौत है, एक नहीं है, कम से कम इसमें 200-250 प्रत्याशी है इस टाइप के भाजपा में। हाँ, और 200-250 ठीक है, ये भी नहीं कि सारे वो है, बस थोड़ा सा इतना फर्क है। एक भाई कह रहा है हिंदू, एक भाई कह रहा है मुसलमान, और दूसरे मोदी जी तो सही है, मोदी जी अपनी जगह सही है। इस भाई से पूछना मोदी जी ने कौन सी स्पीच हिंदू मुस्लिम करी है भाई। एक मिनट मेरी बात सुनो। पहली बार तो बीजेपी सरकार आती नहीं, ठीक है? नहीं, पहली बार तो कौन सी मोदी हिंदू मुस्लिम करता है, वो पता क्या है, फर्क डालता है मोदी। राहुल गांधी का मैं खुद हिंदू हूँ। अरे तुम हिंदू नहीं हो, मैं हिंदू खुद, मैं खुद हिंदू हूँ। पता क्या, मुसलमान भी इंसान है, मुसलमान भी इंसान है, ठीक है? भी उनको बहका के लड़ाई करके क्या फायदा उसका, ठीक है? पहली बार तो एक मिनट मेरी बात सुनो, पहली बार तो सरकार आती नहीं, अगर आ गई
तो सारा काम पर प्राइवेट हो जाएगा। जो ये है मतलब प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा सारा, जो गवर्नमेंट काम हो है जाएगा, सब रोएंगे, बढ़िया हो जाएगा। सब रोएंगे। के सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ। भाई कह रहे हैं कि भाई का सवाल है क्या, पहले पूछो। भाई का सवाल पूछो, भाई का सवाल है क्या, भाई का सवाल है क्या, भाई का सवाल है क्या। इन्होंने बोला कि बताइए कि मोदी जी ने कब हिंदू मुस्लिम किया, किस मंच पे बोला? मोदी जी हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं। ये आज मैं भी बोल रहा हूँ, मैं नासिर हुसैन, मेरा नाम मुसलमान, मैं मुसलमान। फिर मोदी जी हिंदू मुसलमान नहीं करते, बट मोदी के नीचे आ जो वो हिंदू मुसलमान, एमपी हो एमएलए हो उन सब की बात कर रहे हैं आप? हाँ, उनके कार्यकर्ता रहे, एमपी एमएलए रहे, वो हिंदू मुसलमान का हर कहीं जाके। अब देखो हमारे यहाँ मनोज तिवारी जी, जी मनोज तिवारी जी 10 साल हो गए, हमारे क्षेत्र मुसलमान लगता है, आज तक वो मुस्लिम एरिया ही पड़ता है। हमारे इधर आज तक नहीं आए, आज तक सड़क नहीं बनी। अभी कांग्रेस ने भी वहाँ से कन्हैया कुमार को कैंडिडेट किया है, क्या इस दफा लग रहा है कि कन्हैया कुमार जीतेंगे आपके एरिया से, जो आप बता रहे कि मनोज तिवारी इन 10 सालों में नहीं आए? कन्हैया कुमार जीतेंगे, कन्हैया कुमार जीत गए कम से कम 5 लाख वोटों से। कन्हैया कुमार, और कन्हैया कुमार, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कन्हैया कुमार, लेकिन उनपे एक आरोप लगता था कि वो टुकड़े टुकड़े गैंग के वो समर्थक रहे हैं। हाँ, उनपे एक आरोप लगता है। इसके बारे में मुझे पता नहीं है, बाकी जो है वो मुझे इस बारे में नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम इस बारे में। बाकी उसने ये भारत के टुकड़े बोले, वो गलत बोला। कन्हैया कुमार ने कहा अफजल हम जिंदा है तेरे खातिर, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। क्या कांग्रेस पार्टी ने उसको टिकट देना चाहिए? आप क्या वोट देखो वो तो एक पॉलिटिक्स है, और जो किसानों को अपनी गाड़ी, जो एक तो कन्हैया कुमार ने एक जबान से बोला कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, ठीक है, और जो अपनी गाड़ी से कुचल रहा है, हम भाजपा ने उसे टिकट दिया, वो ठीक है। मैंने उसके बारे में बोला ना, मैंने उसके बारे में बोला, वो गलत हुआ। इन्होंने बोला है कि वो गलत हुआ है। तो कन्हैया कुमार को टिकट दिया, कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया, इंडिया गठबंधन ने अपना प्रत्याशी बनाया, वो ठीक है, और कन्हैया कुमार के हम सपोर्टर हैं, हम उसे वोट देंगे, और वो जीत गया। हमारे यहाँ से जिस दिन नॉमिनेशन उसका भरा पर्चा, उसी दिन जीत गया वो, बस। मतलब आपका खुला समर्थन है, मतलब कन्हैया कुमार को? खुला समर्थन। जो हमारे यहाँ गोंडा विधानसभा से, गोंडा से हमारे विधायक जी भी बीजेपी के हैं, और वो भी बिहार से ही हैं, और हमारे मनोज तिवारी हैं, वो भी हमारे क्षेत्र में दिखते ही नहीं कोई गड्ढे वड्ढे। अभी तक बरसात अभी हो जाए, नालियों में पानी भर जाए, हमारे क्षेत्र को देख ही नहीं रहे ना। अब उसमें हिंदू भी जाता है, मुसलमान भी जाता है पानी में, ये उधर कोई भी काम नहीं देख रहा है ना सांसद जी। सर का कहना है कि इस दफा कन्हैया कुमार मतलब ये बोल रहे हैं कि 5 लाख वोटों से जीत के आएंगे। क्या ऐसा लग रहा है कि वो जीत के आएंगे? बिल्कुल नहीं। मैं तो दिल्ली की जनता से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसे देशद्रोही को पहली बात तो वोट देना ही नहीं चाहिए। अब बाकी इनकी से जो ये बोल रहे हैं, मेरे हिसाब से तो पूरे गलत बोल रहे हैं, ये पूरा गलत है ये। अब इनकी थिंकिंग है किसको जिताना, वो इनकी मर्जी है, वो इनका मत है, वो किस साइड पे। हाँ, पर मेरी तरफ से वो एक देशद्रोही मानता हूँ मैं उसको, कन्हैया कुमार को। क्यों? भाई साहब बोल रहे हैं कि देशद्रोही मानता हूँ मैं। क्यों? उसने आतंकवाद क्या करा? नहीं, उनका कहना है कि उन्होंने जेएनयू में एक नारा दिया था, टुकड़े टुकड़े गैंग का इंशाअल्लाह। ये फालतू की बात नहीं है, और कुछ ना। भाई साहब ही कह रहे हैं। अभी तुम अब ये कहीं गली में गाली देते हैं किसी को, तो इन्हें भी तो कुछ वो बोले देशद्रोही का एक भी सरकार ने प्रूफ किया अभी तक? जी नहीं, सरकार ने प्रूफ किया है? नहीं। तो फिर लेकिन कोर्ट ने सबूत नहीं किया। तुम कहते ये चोर है, कहते चोर आएंगे सबूत तो ये अरे मैं कहता हूँ तुम आतंकवादी हो जाओगे कहने से? ये सरकार करेगी प्रूफ, सरकार। भाई उसने जो नारा लगाया था उसके लिए जेल में भी गया था, बेल पे बाहर घूम रहा। ये कहाँ पढ़ते हो यार? सब चीज बीजेपी की, चाहे तो कल मतलब आपका कहना है कि सरकार बीजेपी की, कोर्ट भी मतलब आप मान रहे हैं कि बीजेपी की, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब सबूतों के साथ छेड़खानी भी कर सकते हैं ना। होता तब तक अंदर ना होता। अरे देशद्रोही जो भी होगा वो अंदर नहीं होगा, ये बता दो। मैं सही कोई तो आप जो देश के खिलाफ कैसे भी गतिविधि करेगा, लड़ेगा, आतंकवादी करेगा, अंदर होगा नहीं होगा वो, फालतू की बात नहीं यार, समझो। लेकिन लोगों का कहना है कि वो जो उनको लोकसभा का सीट दिया गया है, चुनावी मुद्दा है और कुछ ना, बस पेड़ लेकिन उनको लोकसभा का सीट जो टिकट दिया गया है कि वहाँ वोट दो, जो मुझे अच्छा लगेगा मैं वोट दूंगा, जो आपको अच्छा लगे वोट दो। ये फालतू की बात है, गुमराह मत करो किसी को। कन्हैया कुमार को जो भाई ने बोला कोई वो प्रूफ नहीं हुआ था, प्रूफ तो वो हुआ
प्रूफ तो वो हुआ था जो टोनी को जेल में बंद करा और वो उनकी सरकार थी। उसका बाप, टोनी का बाप गृह मंत्री, यूपी का गृह मंत्री, और तो वो उनकी क्या घर की बात है जेल में जाना, 2-4 महीने में बाहर आ गया। कन्हैया कुमार को ये कह रहे हैं, कन्हैया अपना बात रखो। कन्हैया कुमार के लिए भाई कह रहे हैं कि भारत तेरे टुकड़े, वो प्रूफ करा, प्रूफ तो हुआ नहीं। वो कोई अपने पास से कुछ बोले, मैं आज कह दूं मोदी जी ने ये बोला। इतना अच्छा डिबेटर है ना, उसके सामने अच्छे से नटक पाते हैं। लोगों को एक देशद्रोही अच्छा लगता है, ऐसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। पार्टी को सपोर्ट नहीं है, उन्हें ऐसे करके कांग्रेस से इतने साल से बर्बाद करते हैं। अरे शर्म करो यार, शर्म करो। उसी हर देश जो इंडिया में रह रहा है, जो लेकिन साबित नहीं हो पाया कि उन्होंने बोला है। सुन लो, साबित कैसे होगा, वो तो भूलवा भाई। लेकिन उन्होंने मतलब कोर्ट का भी और जो उनके जो थे उन्होंने ये बोला कि अभी तक साबित नहीं हुआ कि उन्होंने बोला है, लेकिन फिर भी उन पे आरोप लगा था। बुलवा करके वो पीछे खड़ा हो जाए, बुलवा करके वो पीछे खड़ा हो जाए। प्रेसिडेंट था ना वो जेएनयू का प्रेसिडेंट था ना, क्या उसने एक बार भी कहा, यहाँ पर ये नारे क्यों लगे, किसी से उसने सवाल किया? नहीं किया, क्योंकि वो प्रायोजित था खुद। और उसी जेएनयू के अंदर छत्तीसगढ़ हमले के अंदर, नक्सली हमले के अंदर हमारे 70 जवान शहीद हो जाते हैं। उसी की खुशी जेएनयू के अंदर मनाई जाती है, तो क्या शक नहीं जाएगा? तो क्या उनको मनानी चाहिए थी? 70 जवानों की खुशी नक्सली हमले के अंदर मारे गए, क्या जेएनयू के अंदर मनाएंगे? वो खुशी मनाई थी। लेकिन एक मिनट भाई साहब, मुझे आप एक बात बताओ, कन्हैया कुमार ऐसा कौन सा उल्लू का पट्टा उभर के आ गया जिसके लिए तुम हर बात पर चर्चा कन्हैया कुमार? कांग्रेस ने उसको टिकट दिया। जैसे कन्हैया कुमार देशद्रोही है, वैसे कांग्रेस देशद्रोही है। चाहे को उसका नाम उछाल कर उसको बड़ा बना रहे हो, वो कुछ भी नहीं है। आपने जो है ना उम्र के हिसाब से बात करो, किसी गाली ना दो। मैं गाली तो नहीं दी भाई, गाली नहीं, गाली दी है। हाँ बिल्कुल दिया, वो तो हम सरेआम देता हूँ गाली कांग्रेस को। देशद्रोही बोला है एक ऐसे आदमी की। भाई साहब बोल रहे हैं हम तो फुल सपोर्ट कर रहे हैं कन्हैया कुमार। एक मिनट मैं ज्यादा एक पूछ रहा हूँ, चलो कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को टिकट दिया, क्या मैं ज्यादा पूछूंगा बीजेपी ने टोनी को, जो किसानों को अपनी थार से दबाया? भाई साहब का आरोप है जो टोनी ने जो किसानों को रोंदा था थार से, मतलब गाड़ियों से, वो सही है कि उनको टिकट दिया गया? दोबारा गलत है भाई, हम हर आदमी गलती को गलत कहेंगे। कांग्रेस ने 60 साधुओं पे गोलियां चलाई थी, उसे कहते हैं तानाशाही। क्या कहते हैं? तानाशाही। 60 साधु गाय को बचाने के लिए एक आंदोलन कर रहे थे। कांग्रेस के टाइम में 60 साधु को गोलियां से गूंजा गया था, उसे कहते हैं। कुमार का जिक्र ही मत करो यार, तुम उसको हीरो बना रहे हो। कन्हैया कुमार की बेगूसराय से चुनाव लड़ा था ना, वो जमानत जब्त हुई थी उसकी। और नहीं ये यार एक बता, कन्हैया कुमार से ऐसा क्या प्रेम है? कोई प्रेम नहीं है। फिर ऐसा क्या मोहब्बत है? नहीं है तुम्हें, मोहब्बत क्या है? मेरे तो नफरत तो है फिर क्या है? से। तो फिर कन्हैया कुमार के ऐसे पक्ष क्या लेना? क्या पक्ष लेना? नहीं ये भाई साहब ले रहे हैं, मैं ले रहा हूँ। भारत तेरे टिकड़े होंगे इंशाल्लाह, ये सही है। नहीं चलो एक मिनट भाई साहब सुनो, ये सिद्ध हुआ कन्हैया सुनो, मान लो सिद्ध भी नहीं हुआ है, भारत माता हमारी माता है, भारत माता। सुनो एक मिनट, कन्हैया कुमार को सपोर्ट कर दिया है ना, किसी देशभक्त के आगे क्या भी मत देना। क्या बोलोगे? मैं ये कह रहा हूँ, मान लो आरोप सिद्ध भी नहीं हुआ, दोषी तो है, आरोपी तो है, आरोप से दुआ, एक मिनट, वीडियो वायरल हुई है उसकी बाकायदा वीडियो वायरल हुई है, तब भी आप समर्थन कह रहे हो, तो आप भी पूर्णतः देश विरोधी हो, देशद्रोही हो। सुन लो, बिल्कुल सुन लो, समझ लो। मतलब भाई साहब का कहना आप सपोर्ट कर रहे हैं कन्हैया कुमार को, तो आप भी देशद्रोही की कैसे? भारत को अगर टुकड़े करने की कोई बात कहेगा तो उसको भी फाड़ दिया जाएगा बीच में से। और बेगूसराय से भारत को टुकड़े नहीं किया जाएगा बिल्कुल भी। हम जैसे युवा छातियों पे मरेंगे, हम मरेंगे तब भारत देश के टुकड़े होंगे। और बेगूसराय से भारत देश के टुकड़े जो बोलता है वो गलत बोलता है। माता दूध नहीं दिया जो साला भारत के टुकड़े कर देगा, और निकलने तो रैली ना, उस पर जूते चप्पल पत्थर बजे तो बात रही। मतलब कन्हैया कुमार की रैली निकलेगी तो उसमें जूते चप्पल चलेंगे? जो देश तोड़ने की बात करेगा उसे क्या पूछेंगे? उसे पूछेंगे हम
अरे वो बोला सर तू भारत तेरे टुकड़े हो गए, ये फलाना ठिकाना, क्या साले हम देशभक्त हैं हम। हाँ उसे लाओ, बीच में से ना फाड़ से बात रही, पब्लिक में लाओ उसका। और कांग्रेस की मैं बता दूं, कांग्रेस चाहे तो भाई साहब पाकिस्तान से आतंकवादियों को यहाँ से टिकट लड़ा दे। पाकिस्तान की तो वो सोच है जो बर्बाद कर देने वाली सोच है। इसे किसने बोला कि तुम्हारे बम, परमाणु बम हम डिस्ट्रॉय कर देंगे? ये इनके मैनिफेस्टो में है। बताओ आप जी किस हिसाब से? ये हमेशा देशद्रोही है कांग्रेस, और देशद्रोही रहेगी। इन्होंने भगत सिंह को मरवाया, इन्होंने चंद्रशेखर आजाद को मरवाया, इन्होंने हमारे कितने क्रांतिकारियों को मरवाया, इन्होंने सुभाष चंद्र बोस को मरवाया, आज तक पता नहीं चला। इन्होंने जो लेकिन 75 सालों से ये कांग्रेस जीतती हुई आ रही थी। भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, 70 सालों में कोई टक्कर पे नहीं था, और अब मोदी जी आ गए हैं टक्कर पे, इसीलिए कोई सामने नहीं आ रहा कि शेर रहेगा। अब भाई साहब मतलब आपके कहने से शेर ही रहेगा। हाँ, बिल्कुल भाई लीडर बन चुके हैं इस टाइम पे। अभी आपने देखा होगा सर, पत्रकार महोदय, आपके चैनल से एक बात कहना चाहूंगा। कुछ टाइम पहले रामलीला ग्राउंड में केजरीवाल जी की रिहाई के लिए सारे गीदड़ वहाँ रैली थी, उसमें सारे विपक्षी एकजुट हुए थे। मैं कह तो रहा हूँ नहीं, बचाओ रैली थी, गीदड़ रैली थी, वो गीदड़ इकट्ठे हो रहे थे सारे। तो राहुल गांधी जी, मैंने एक वीडियो देखी थी उनकी ट्विटर पे, वो मंच पे आते हैं, ऐसे खड़े होते हैं, ऐसे जागते हैं 2 मिनट बाद। अरे हमने तो मैच, आपका कहना है कि वो मंच पे सो रहे थे? हाँ सुनिए तो, वो 2 मिनट बाद कहते हैं अभी तो हमने मैच स्टार्ट नहीं करा, हमारे 2 प्लेयर आउट कर दिए, मैच खेल रहे हो तुम यानी कि। उन्होंने क्रिकेट के सट्टे का भी एक बयान दिया था कि क्रिकेट में जो एम्पायर खरीद लेते हैं या प्लेयर को खरीद लेते हैं, उन्होंने ऐसा भाषण दिया था। हाँ ऐसा दिया था, वो मैंने नहीं देखा। देखिए जो मैंने देखा था मैंने वो बताया। ये सब धांधलेबाजी चल रही है। ये पप्पू की सीटें आएगी, मैं मानता हूँ राहुल गांधी आएगा पप्पू, लेकिन इटली में नानी के यहाँ, वो भारत में आने की उम्मीद छोड़। मतलब भारत में नहीं आके वो इटली में आएगा? नानी के यहाँ पर आएंगे, जाहिर सी बात है। क्या करा है उनने 70 सालों में? बेच दिया, देश को बर्बाद कर दिया है। लेकिन आरोप तो ये लगता है कि 2014 से लेकर जो 24 तक इसमें देश बेच दिया है। अच्छा। राहुल गांधी ने ऐसा बयान दिया था। अच्छा, देश बेच दिया है। पत्रकार महोदय, 2014 से पहले आपकी सैलरी क्या थी? मेरी सैलरी में तो एजुकेशन ले रहा था। अच्छा, इस टाइम क्या कर रहे हो आप? अभी पत्रकारिता कर रहा हूँ। अब बताइए, आपकी तरक्की हुई नहीं हुई? जी फिर बताइए। उनका आरोप है, उन्होंने बयान दिया था कि मोदी जी ने देश को बेच दिया है, सारी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, सारी संस्था बेच रहे हैं। जो सबूत दिखाइए। बेचने वाला है नहीं, जो खुद देश को बेचने वाला है वो तो इल्जाम लगाओगा अपने दूसरे को। सबूत दिखाइए हमारे को, और देखिए तरक्की कितनी बड़ी है। सन 2014 में इतना असर दिया था आतंकवादियों को, जो साले 2-2 टके के आते थे, बिल में से निकल गए, यहाँ पर बम फोड़ के चले जाते थे। कभी दिल्ली में, कभी मेट्रो में, कभी ऑटो में, कभी बस में, कभी मंदिर में, कभी कहीं। अब बम क्यों नहीं फूट रहे? अब मुझे बता दो 14 के बाद में क्यों फुटवाइए? क्योंकि खौफ है उन्हें खौफ है। उनको खौफ है मोदी जी का, जो अब नहीं हो रहे हैं। मोदी जी का खौफ है, और उससे ज्यादा है हमारे योगी बाबा का, क्योंकि अब सीधा पंजा चलता है, कुड़की सीधा खत्म।